हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ जुलाई एंड 22 ऑफ जुलाई करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये वीडियो 12 बजे आता है, दिन में 12 बजे 12 PM पर ये वीडियो रेगुलरली आएगा, क्लियर, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी कराई जाएगी। इवन ये वीडियो रेगुलर आएगा और जो भी सब्सक्राइबर है मेरा, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, यू आर कमिटिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी वीडियो रिलीवेंट आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे सारे वीडियो देखो, बट रिलीवेंट वीडियो पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो कब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वहाँ से। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाओ। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरा वीडियो मिलेगा जो कोई रिलीवेंस नहीं रखेगा, करंट अफेयर के कोई रिलीवेंस नहीं है। 3-4 दिन बाद, क्लियर, याद रखना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। 3-4 दिन बाद इन करंट अफेयर के वीडियो की कोई रिलीवेंस नहीं है, इसलिए इंस्टेंटली इस वीडियो को देखिए जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। क्लियर, देखते हैं, चलते हैं। निसार सैटेलाइट, देखो निसार सैटेलाइट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ इसरो एंड नासा। अब इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होंगी, कैसे कोलैबोरेशन किया है, ये कौन सा सैटेलाइट है, कौन सा रॉकेट यूज करा जाएगा, कहां से लॉन्च किया जाएगा, कब लॉन्च किया जाएगा, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर रशिया यूक्रेन विल होल्ड टॉक इन टर्की। देखो, रशिया और यूक्रेन अपनी पीस टॉक करने वाले हैं टर्की के अंदर। अब क्या डिस्कस होगा, यूक्रेन ने कौन कौन सी कंडीशन मांगी है, वो ही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट जेपी धनखड़ रिजाइनेशन। देखो, वाइस प्रेसिडेंट जेपी धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। क्लियर, हालांकि क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्या रीजन है, इवन कैसे किया जाता है, कौन सा आर्टिकल है, अपन सब जानेंगे। देन आफ्टर नयारा एनर्जी इशू विद यूरोपियन यूनियन। देखो, यूरोपियन यूनियन ने नयारा, जो कि आपने देखे होंगे कई सारे पेट्रोल पंप बने हैं हमारे इंडिया में नयारा के। अब इसका पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ पर है, क्लियर, ऑयल रिफाइनरी। इवन ये कितना टन, मिलियन टन वी कैन से ऑयल रिफाइन करती है एनुअली। इवन इसके कितने आउटलेट हैं इंडिया के अंदर, और ये यूरोप को क्यों, यूरोप इसके ऊपर सेंसर लगा रही है कि हम तेरा ऑयल नहीं लेंगे, क्या रीजन है, वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में मोशन पास हो चुका है। अब ये मोशन पास क्यों हुआ है, आपको पता होगा। यशवंत वर्मा पूरे इंडिया में फेमस है जस्टिस साहब। जब मैं बताऊंगा क्यों फेमस है, इवन प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, फिर से रिपीट करूंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। देखो, निसार सैटेलाइट, निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। याद रखोगे, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इवन मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था, आपको याद हो कि मैंने फ्यूचर मिशन ऑफ इसरो, इवन उसमें निसार के बारे में डिटेल में समझाया था। अगर आपको पता करना है तो मेरे चैनल को खोलो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको एक एडिटर का फोल्डर मिलेगा जिसमें सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लेना, इसरो के फ्यूचर मिशन, उसमें निसार के बारे में डिटेल में समझाया है। अब ये निसार 1 साल से 1 ईयर से वी कैन से डिले होते जा रही थी, डिले फॉर लॉन्च। क्यों? क्योंकि टेक्निकल इशू आ रहे थे। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टेक्निकल इशू कौन से थे, एंटीना की प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। बट अब ये लॉन्च होने जा रही है, सारे टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। ये 30 जुलाई को लॉन्च करी जाएगी, क्लियर। और किस रॉकेट से, JSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च करी जाएगी। इवन यहां को लॉन्च करा जाएगा, जो कि स्पेस पोर्ट है इंडिया का, एक ही स्पेस पोर्ट है जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब क्या है भाई, ये सैटेलाइट है क्या, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है सर, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करती है। क्या करती है, अर्थ को ऑब्जर्व करती है। इवन ये सैटेलाइट वन ऑफ द पावरफुल सैटेलाइट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द पावरफुल सैटेलाइट है निसार। और इसरो और
नासा का कोलैबोरेशन है। अब इसमें इसरो क्या कर रही है, देखो इसरो ने अपना इसमें 2 फ्रीक्वेंसी यूज करी जाएगी, 2 फ्रीक्वेंसी, जिसमें से एस बैंड फ्रीक्वेंसी इसरो ने दिया है और एल बैंड फ्रीक्वेंसी नासा ने दिया है। किसने? नासा ने। और ये पूरे ग्लोब को सिर्फ 12 दिन के अंदर रिवॉल्व कर लेगी, सिर्फ 12 डेज के अंदर ये पूरे ग्लोब को कैप्चर कर लेगी। इवन इट हैज अ बेटर क्वालिटी कि ये जिस प्लेस पर जाएगी वही टाइम पर वीकेंड से द्वारा उसी टाइम पर जाएगी, ये भी याद रखना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब 5 बजे पहुंची है इस प्लेस पर तो फिर से अगले दिन 6 बजे पहुंचेगी, ऐसा नहीं। 12 दिन में कंप्लीट करेगी। तो जो प्लेस पर ये प्रीवियसली पहुंची थी जिस टाइम पर, उसी टाइम पर वो फिर से पहुंचेगी एग्जैक्ट टाइम पर, और 12 डेज में ये पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेगी। ये भी याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेगी। इवन इसको लॉन्च करा जाएगा GSLV F-16 से, वी कैन 738 किलोमीटर अबव सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। कहां पर? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर इसको लॉन्च किया जाएगा। याद रखना, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर। इवन मैंने फ्रीक्वेंसी बताई थी। अब ये करेगी क्या, ये मेन क्वेश्चन बनता है, करेगी क्या? तो देखो इसका काम होगा अर्थ को ऑब्जर्व करना। देखो इसके अंदर इतनी वीकेंड से 1 सेंटीमीटर का भी चेंजेस होता है ना, वीकेंड से निसार इतनी पावरफुल सैटेलाइट है कि अगर अर्थ के अंदर 1 सेंटीमीटर का भी चेंजेस होता है ना, ये भी इंफॉर्मेशन दे देगी। ये देख रहे हो आप कि मतलब इसमें 1 सेंटीमीटर चेंज भी होता है अर्थ पर, वो भी इंफॉर्मेशन दे देगी। ये इतनी पावरफुल सैटेलाइट है। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी है। क्या है? ये उसी टाइम पर जाएगी द्वारा, उसी प्लेस पर घूमेगी और मेजर कर लेगी कि हाँ इसके अंदर बारीकी बारीकी चीज़ों को मेजर कर सकती है। इवन हाई रिजोल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, हाई रिजोल्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ दिस सैटेलाइट। समझे मेरी बात को? हाई रिजोल्यूशन कैपेबिलिटी है। याद रखोगे, इवन 1 सेंटीमीटर चेंजेस को भी अर्थ पर मेजर कर सकती है ये, समझो। और इसी के बाद अब मैंने बताया, देखो एस बैंड कौन देगा, फिर से बता रहा हूं, एस बैंड इसरो का काम है और एल बैंड का काम है नासा का। और ये 30 जुलाई को लॉन्च करी जाएगी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। याद रखोगे स्पेस पोर्ट है इंडिया का, वहां से लॉन्च करी जाएगी। और रॉकेट कौन सा यूज करेगा? GSLV F-16। बट ये करेगी क्या? देखो मैंने बताया अर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। इवन रिट्रीट ऑफ आइस जो मेल्ट हो रही है उसको भी मेजर करेगी। इवन नेचुरल डिजास्टर के लिए मदद करेगी, जो भी नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं हमारे पृथ्वी पर, उसकी भी चेंजिंग वेजिटेशन, जो वेजिटेशन में चेंजेस आ रहा है, फॉरेस्ट में चेंजेस आ रहा है, इवन उसको भी मेजर करके बताएगी। इवन मैपिंग ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, क्या है, अर्थ के रिसोर्सेज की मैपिंग भी करेगी। इवन कई सारी क्वालिटियां हैं। इवन ये मूवमेंट ऑफ द सी आइस को भी मेजर करेगी। ये इसकी सारी क्वालिटी होगी। इवन वन ऑफ द पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन द वर्ल्ड, याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड द निसार, एंड दैट इज द कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड इसरो। याद रखना, तो नासा अच्छा काम कर रही है, हमारे ही काम कर रही है, और इसरो भी अच्छा काम कर रही है नासा का। क्लियर? चलते अपन रशिया एंड यूक्रेन होल्ड टॉक इन टर्की। देखो आप जानते हो रशिया और यूक्रेन का वार खत्म नहीं हो रहा। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार धमकी भी दे दी कि तेरे पास रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाएगा। अब ये नया फंडा ले आए हैं, कोई मैं बताऊंगा ऑयल का नया फंडा ले आए हैं कि ऑयल क्या पहले एग्जाम था इकोनॉमिक सैंक्शन में, अब ये ऑयल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने 50 डेज का इनको टाइम पीरियड दिया था कि 50 डेज में अगर वार खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारे पास हैवी सैंक्शन लगाया जाएगा, और सेकेंडरी सैंक्शन उन पर लगाया जाएगा जो कंट्री तुमसे ट्रेड कर रही हैं, इवन ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं। इससे पहले धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने
कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है उस पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इवन अभी पोजीशन देखी जाए इंडिया की, तो इंडिया अभी 40% ऑफ टोटल ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। देख रहे हो आप, हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 40% तो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो ये ड्रॉबैक किसके लिए है? इंडिया के लिए। अब नई कहानी स्टार्ट हो गई है। क्या हो गया है कि देखो यूक्रेन ने वी कैन से अप्रोच करी रशिया से कि आप पीस टॉक कर लीजिए टर्की के अंदर। जल्दी ही टर्की में पीस टॉक होने वाली है और ये अच्छी बात है कि ये जो है जेलेंस्की ये अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े अकड़ में थे। मुझे लगता है कि इन्हीं के चक्कर में वार ख़त्म नहीं हो रहा था। इवन अगर ये अकड़ दिखा रहे तो पुतिन जी भी अकड़ दिखा रहे थे और इसी को देखते हुए वार एक्सटेंड होते जा रहा था। समझे मेरी बात को? तो क्या है कि अब इन्होंने बोला कि हम खुद ही अप्रोच कर रहे हैं, बट हमारी कुछ कंडीशन है। अब देखो कंडीशन जान लो। इन्होंने कंडीशन कुछ रख दी है रशिया के ऊपर, रिलीज ऑल प्रिजनर ऑफ वार। देखो वार में जितने भी सोल्जर पकड़े गए हैं उन सभी को रिलीज कर दो, उन सभी को छोड़ दो। इवन रिलीज ऑल चिल्ड्रन वी कैन से एब्डक्टेड बाय रशिया। रशिया ने जितने भी चिल्ड्रन को, यूक्रेन के चिल्ड्रन हैं, उनको वी कैन से पकड़ करी है या फिर उनको पकड़ लिया है, एब्सकॉन्ड कर दिया है, एब्डक्ट कर दिया है, उन सभी को भी रिलीज कर दो। क्लियर? तीसरा है होल्ड क्विक मीटिंग रिलेटेड टू पीस टॉक। पीस टॉक की मीटिंग जल्दी से जल्दी कराई जाए यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब देखते हैं। देखो क्या है कि मुझे यह सबसे बेस्ट लगा कि दोनों कंट्री अप्रोच कर रही है एक दूसरे के लिए, क्योंकि क्या है कि ये वेस्टर्न कंट्रियां इन्वॉल्व होती है, यूएसए इन्वॉल्व होती है, यूरोपियन यूनियन ये इन्वॉल्व होती है, तो ये बात को बढ़ाती है यार। मतलब इतना दिखाते हैं कि हम वी आर अ वेरी 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 पावरफुल मीडिएटर। इस तरीके से बताएंगे अपने आप को कि हम बहुत पावरफुल मीडिएटर हैं, कर कुछ नहीं पाती, इनके बीच में कुछ नहीं। इनको भी साइडलाइन करो इन लोगों को और अपनी टॉक करो, बस डायरेक्ट टॉक होना चाहिए। इवन पुतिन साहब ने बोला था, एक बार बोला था कि डायरेक्ट टॉक होगी, बट प्रेसिडेंट लेवल की नहीं, सिर्फ ओनली जो हमारे लीडर हैं, जो लोअर लीडर या सुपेरियर या फिर इंफीरियर लीडर, उनके बीच में टॉक होगी। देन आफ्टर वी विल डिसाइड दैट प्रेसिडेंट लेवल टॉक शुड बी हेल्ड और नॉट। क्लियर? तो वो अलग कहानी है। इन दोनों के बीच में बात होगी तो डेफिनेटली वार खत्म हो जाएगा। और ये लोग है ना, दूसरे का मदद लेके, दूसरे को मीडिएटर बना के, देखो वो तो मीडिएटर इसलिए बनना है क्योंकि उसे अपना वर्ल्ड में नाम कमाना है कि देखो मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ, मैंने वार खत्म करा दिया। भाई ऐसा नहीं होता, वार ऐसे खत्म नहीं होते, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। क्लियर? दोनों को साथ में, तभी वार खत्म हो सकता है रशिया और यूक्रेन का। चलते अपन आगे, सिंपल था। इशू बिटवीन नयारा एनर्जी एंड यूरोपियन यूनियन। देखो आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन पूरा सपोर्ट कर रही है किसका? यूक्रेन का। ये वही है मीडिएटर। क्लियर? जो मैंने अभी लेक्चर दिया है मीडिएटर के बारे में, ये वही मीडिएटर है। अब ये मीडिएटर कैसे कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया, जैसे आपने सुना होगा एक इंडिया की कंपनी है नयारा, इसके कई सारे पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, आपने कई बार भी फिलअप कराया होगा अपनी गाड़ी में, यहाँ से पेट्रोल फिलिंग स्टेशन से नयारा पेट्रोल पंप। क्लियर? अब ये क्या है, इसका रिफाइनरी कहाँ पर है? और ये ऑयल रिफाइनरी है इसका, कहाँ पर? वडीनार में। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में इसका ऑयल रिफाइनरी है। और ये वी कैन से 20 मिलियन टन एनुअली ऑयल रिफाइन करती है एनुअली। क्या है? 20 मिलियन टन ऑयल रिफाइन करती है एनुअली इन गुजरात वदीनार में। क्लियर? यहां पर इनकी ऑयल रिफाइनरी है। इवन इनके 2800 आउटलेट भी हैं इंडिया में। कितने हैं? 2800 आउटलेट भी है इंडिया में। तो दैट इज अ
बिग कंपनी, क्लियर, तो बड़ी कंपनियां। बट यूरोपियन यूनियन से क्या इशू हो गया? देखो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि जो नयारा कंपनी है इसमें एक रशिया की कंपनी है, उसके स्टेक है, और कितने बता दिए इनने? 49.3% शेयर स्टेक है, शेयर है किसमें? नयारा कंपनी में। और वो कौन सी कंपनी है? रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट नाम दिया है, ये कंपनी है रशिया की, इसके शेयर हैं। और रशिया से आप जानते हो कि रशिया पर सैंक्शन लगाने का पूरा प्रयास चल रहा है, सैंक्शन लगा भी हुआ है, क्लियर। तो क्या बोला कि नयारा जो कंपनी है इससे भी हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, इवन अब इस पर भी सैंक्शन लगाया जाएगा। इवन यूरोपियन यूनियन को पता चल गया था कि रशिया पर बड़ा पैसा आ रहा है, वीकेंड से मनी बहुत आ रही है, इसके पास फंड बहुत आ रहा है, किससे? ऑयल को एक्सपोर्ट करने से। इवन इन्होंने पहले क्या किया था कि ऑयल की, रशिया के ऑयल की प्राइस रिड्यूस कर दी थी, जिसकी कर दी थी $60 पर बैरल। कितनी कर दी थी? $60 पर बैरल। बट ये भी लोगों ने, यूरोपियन यूनियन ने रिड्यूस कर दिया, और कितनी कर दिया? $47.3 पर बैरल, इतनी कर दिया इन लोगों ने। देख रहे हो आप, 47.3 पर बैरल, जिससे क्या है? रशिया को मनी, मतलब मनी ना मिल पाए, पैसा ना मिल पाए लड़ने के लिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने स्पेशली बैन कर दिया पूरे रशिया के ऑयल, कि कोई भी कंट्री, यूरोप की कोई भी कंट्री होगी यूरोपियन यूनियन में, वो रशिया का ऑयल नहीं इंपोर्ट कर सकती। इन्होंने टोटली बैन कर दिया है। और इवन दे आर टारगेटिंग ऑन द इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनी, दैट इज नयारा। इनका कहना है कि रोज नेफ्ट कंपनी जो रशिया की है उसमें उसके 49.3% शेयर तो सिर्फ इस कंपनी में है, और रशिया इन्वॉल्व है, तो रशिया इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वी आर नॉट कोऑपरेटिंग विद नयारा कंपनी टू इंपोर्ट एनी सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। समझ रहे हो? तो नयारा कंपनी से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो कह रहा है दिस ब्लेम इज अ बेसलेस, ये बेसलेस है, इनका कोई सेंस नहीं है, इनको खरीदना है खरीदो, हमारा इंडिया में बहुत बिक रहा है हमारा ऑयल, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये कहानी थी, चलते अपन। रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। देखो यशवंत वर्मा, जैसे आपने सुना होगा, बड़े फेमस जस्टिस यशवंत वर्मा, ये बड़े फेमस हो गए थे। इवन देखो समय का पता नहीं है कब कौन कितना फेमस हो जाए, ये गलत काम के लिए फेमस हुए थे। क्या हुआ था, ये दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, तो इनके घर में, इनका जो बंगला था वहां पर आग लग गई, फायर लग गई, क्लियर। अब जब फायर ब्रिगेड वाले गए तो वहां पर क्या मिला, वो अच्छी वो चीज मिली, क्या मिला? हाफ बर्न्ड नोट, क्लियर। जो हमारी मनी है, पैसा है, ये आधे जले हुए कई सारे नोट मिले, और इसी बात का पता चल गया पूरे इंडिया में, और इंडिया में प्रोटेस्ट छिड़ गया, इंडिया में एक प्रोटेस्ट छिड़ गया कि इनको हटाओ, इनको जल्दी हटाओ। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, बट इनका ट्रांसफर कर दिया कहीं और हाई कोर्ट में, बट इनको रिमूवल के लिए अप्रोच नहीं करा। इवन पब्लिक गुस्सा थी, ये पैसा कैसे आया, मतलब लोगों को जज पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है क्योंकि वो जस्टिस होता है। इवन उसका काम क्या होता है? फ्री एंड फेयर, जो वर्डिक्ट देना है फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ये इसका काम होता है जज का। इवन कोई भी पॉलिटिकल, इवन मनी प्रेशर नहीं होना चाहिए जज के ऊपर, क्लियर। अब इसी बात को पूरी पब्लिक चिड़ी हुई थी। इवन पार्लियामेंट में ये ऑब्जेक्शन उठ गया कि इनको हटाइए, इनका इम्पीचमेंट करिए। क्या करिए? इम्पीचमेंट करिए। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसे तो नहीं है कि धक्का मार देंगे निकल जाओ बाहर, ऐसा नहीं है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस होगी कुछ ना कुछ। क्या प्रोसेस होगी? प्रोसेस ये होगी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होंगे जो कि बताते हैं कि कैसे इनको रिमूव करा जाएगा, हाईकोर्ट के जज को कैसे रिमूव करा जाएगा। तो दो आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आर्टिकल है 217 क्लॉज 1B। क्या है? 217 क्लॉज बी, हिंदी बोलता हूँ इंग्लिश बोलता हूँ। 217 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज बी। ये क्या कहता है? ये भी कैन से कंडीशन, क्या है इसमें? कंडीशन है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट
एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज को रिमूव और अपॉइंट करने की इसके अंदर प्रोसेस दी है। क्लियर? वी कैन से कंडीशन बताइए इसके अंदर। और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 218। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 218, आर्टिकल नंबर 218। अब ये आर्टिकल नंबर 218 क्या कहता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 124, कौन सा है? 124 क्लॉज 4 एंड 124 क्लॉज 5 दिया है, जिसके अंदर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो पार्लियामेंट से एक मोशन पास होगा, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी। और कितने, कौन साइन करेगा उसको? अगर राज्यसभा से मोशन पास हो रहा है तो 50 मेंबर शुड बी साइन ऑन द मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। क्लियर? ऐसे ही लोकसभा में लिखा है कि लोकसभा से पास भी करना पड़ेगा तो 100 मेंबर को कम से कम वहां पर साइन करना है। क्लियर? ये कहानी थी। अब ऐसे मोशन जाएगा, फिर मोशन पास हो जाएगा, मोशन जाएगा किसके पास? जो लोकसभा में स्पीकर है या फिर राज्यसभा में चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है चेयरमैन, उसके पास जाएगा। वो अगर सेटिस्फाई होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक कमेटी सेटअप करी जाती है जिसके अंदर 3 मेंबर होंगे। जैसे हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, इवन जो जुरिक्स होता है, कोई स्पेशल एडमिटीज बुला लेंगे। क्लियर? ये 3 मेंबर होते हैं जो डिसाइड करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, इवन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल जुरिक्स कोई भी बुलाते हैं अपन, वो मेंबर होते हैं। क्लियर? 3 मेंबर ही कमेटी बनती है। फिर वो जब फाइंड आउट करते हैं, 2 कंडीशन है इसके अंदर रिमूव करने की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 कंडीशन दिया है। कौन कौन सी? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, और सेकंड है इनकैपेसिटी। ये मेंशन करके आना, ये फैक्चुअल पॉइंट बता रहा हूं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी 2 तरीके से कंडीशन दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन दोनों को चेक किया जाता है, इवन अगर पता चल जाता है तो रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर? अब देखो, अब मैंने क्या बताया? 218 आर्टिकल 218, आर्टिकल 218 क्या कहता है? देखो, मैंने बताया ना, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए 2 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, जो कि कंडीशन बताता है टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। एंड 218 क्या कहता है? इट एक्सटेंड द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज टू हाई कोर्ट जज। क्या है? क्या है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रोसेस और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रोसेस सेम है। सेम पार्लियामेंट ही रिमूव करती है इनको। नो वन हैव अथॉरिटी, ना स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्योंकि अपॉइंट भी हाई कोर्ट के जज को कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और ये सेंटर की पावर है। इवन इसलिए रिमूव भी पार्लियामेंट करती है, और इट इज सेम प्रोसेस। जैसे 218 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो पावर है टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जज, इट एक्सटेंड टू द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। ए सेम प्रोसेस रिमूवल, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस होगी। अब इसमें होगा क्या? देखो, क्या होगा कि अभी यशवंत वर्मा के लिए एक मोशन पास हो चुका है, मोशन पास हो चुका है राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर। अब जैसे मैंने बताया कि राज्यसभा में मिनिमम मोशन को साइन करने वाले 50 मेंबर होना चाहिए, बट अभी इनके केस में 63 मेंबरों ने साइन कर दिया। कितने? 63 मेंबर ने। और लोकसभा में कम से कम बताया था मिनिमम 100 होना चाहिए, बट 152 मेंबरों ने साइन कर दिया है कि इनको रिमूव करा जाए, यशवंत वर्मा को। ये करप्टेड है, इन्होंने कई सारा करप्शन किया है। कहानी आता को कोई? ठीक है भाई। अब इनका मोशन गया स्पीकर जो लोकसभा के और राज्यसभा के चेयरमैन के पास गया, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में 3 मेंबर होंगे, कमेटी में 3 मेंबर होंगे। कौन कौन से? पहले मेंबर होंगे जो कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन आफ्टर सेकंड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और थर्ड होंगे
स्पेशल जुरिडिक्स। क्लियर? जो किसी को भी बुला लिया, जो स्पेशल नॉलेज है उसको बुला लेंगे तो वो थर्ड मेंबर हो गए। इवन ये चेक करेंगे दो कंडीशन, कौन कौन सी? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे इनकैपेसिटी। ये दो कंडीशन चेक करी जाएगी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और अगर ये प्रूफ हो जाती है तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज। याद रखोगे, याद रखोगे, ये कंडीशन याद रखना, इवन आर्टिकल याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, और यशवंत वर्मा का क्या इशू है, इससे क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर। चलते पर आगे। जेपी धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया है। देखो जेपी धनखड़ साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइनेशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के वर्क क्या होते हैं। देखो टू इंपॉर्टेंट वर्क, इनके दो ही काम होते हैं, याद रखना, दो ही काम है इन पे और कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर इनको एक और पोस्ट मिल जाती है तो। कौन सी पोस्ट बताऊंगा। पहला काम है इनका, क्या वी कैन से चेयरमैन, होल्ड पोस्ट ऑफ चेयरमैन इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन वही होता है। क्लियर? वाइस प्रेसिडेंट। दूसरी पॉइंट पे कि होल्ड प्रेसिडेंट पोस्ट इफ लेटर, मतलब बाद के प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, अगर नहीं अवेलेबल होंगे, अगर बीमारी से या रिजाइन कर दिया या कुछ और रीजन से, तो ये पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। बट कितने टाइम के लिए? सिर्फ ओनली 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के बाद इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। मानिए प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ ओनली 6 मंथ तक के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है, इसके बाद प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। इसके बाद इलेक्शन होंगे ही इंडिया में। अगर नहीं होते हैं तो इनको प्रेसिडेंट यही खड़े हो जाएंगे, यही प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जैसे हुआ था कई बार अपने इंडिया में हुआ है। कि दो इनको काम दिए हुए हैं। अब इनके आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर बनाए थे, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट का मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है। अब देखना कैसे है, आपको मेरे चैनल को खोलना है, वहां पर जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर एक इंडियन पॉलिटी का बैच मिलेगा, जिसमें मैंने वाइस प्रेसिडेंट ये अलग से बनाए हुए हैं। इवन एक एक आर्टिकल समझाया, देख लेना, इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इवन 43 लेक्चर हो चुका है इंडियन पॉलिटी के। देखो क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 67 क्लॉज ए। कौन सा है? आर्टिकल 67 क्लॉज ए। ये डिफाइन करता है, डिफाइन द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट बाय राइटिंग हिज और हर रिजाइनेशन टू प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन दे सकता है, इवन प्रेसिडेंट भी एक्सेप्ट कर लेगा। इवन जेपी धनखड़ साहब, इनके अभी ये 2022 में वाइस प्रेसिडेंट बने थे और इनका टेन्योर अभी 2 ईयर रिमेनिंग है। कितना है? 2 ईयर रिमेनिंग है। और इन्होंने मुर्मू मैम, जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं, मुर्मू मैम को रिजाइनेशन दे दिया है कि हम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं। और क्या रीजन दिया इन्होंने? रीजन दिया हेल्थ इशू। क्या दिया? हेल्थ इशू। इनकी आई थिंक 74 ईयर एज हो चुकी है और इनको हेल्थ इशू आ रहा है जेपी धनखड़ साहब को, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि ये बड़े न्यूज़ में रहे थे, पहले तो ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, जब ये न्यूज़ में रहे थे। ममता बनर्जी से इनकी बिल्कुल नहीं बनी थी। क्लियर? और कई सारा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। फिर ये वाइस प्रेसिडेंट बने तो अपोजिशन पार्टी से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट के गीत गाते थे। जो गवर्नमेंट है, मोदी साहब के गीत गाते थे। मोदी साहब के बड़े फेमस हैं। हालांकि ये पहले कांग्रेस में भी थे, फिर बीजेपी में आ गए बाद में, वो अलग कहानी है। क्लियर? यही कहानी है। आर्टिकल याद रखना, 67 क्लॉज ए। और 2022 में वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 2 साल बाद इनका रिजाइनेशन है, बट इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है ऑन द इशू ऑफ हेल्थ इशू। और किसको रिजाइन करता है वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को। क्लियर? तो इसी के साथ 22 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।